Okay. Hello friends. In this video we will be going to do our next topic which is Vedic age. ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर सी डी एस एफ कैट एस एस सी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पहले वैदिक एज थी क्या वो समझते हैं. Vedic age refers to the period when the Vedas, the oldest scriptures of Hinduism, were composed. मतलब वैदिक एज एक ऐसा टाइम पीरियड था जब वेदास को लिखा गया था, वेदास को कंपोज किया गया था. ठीक है, अब वेदास हैं क्या. वेदास हिंदू धर्म के सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं. ठीक है, इट लास्टेड फ्रॉम, वैदिक एज कब से कब तक रही, 1500 BCE से लेके 1600 BCE. ठीक है, इसमें भी 1500 से लेके आपका जो 1000 वाला फेज था इसको अर्ली वैदिक एज बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद जो आपका 1000 से लेके 600 BCE वाला फेज था उसको आप लेटर वैदिक एज बोलते हैं. ठीक, क्लियर. यहाँ लिख रखा है, इसे आप अर्ली और लेटर वैदिक एज में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, इस टाइम पे हुआ क्या था, जो बेसिकली आपके इंडो आर्यंस, जिसको हम आर्यंस बोलते हैं, ये लोग इंडिया में माइग्रेट हुए थे और सेटल हुए थे. ठीक है, कहाँ से इन्होंने इंडिया में माइग्रेट होना, सेटल होना शुरू किया, जो आपका पंजाब वाला एरिया है वहाँ से. ठीक है, सोर्सेज ऑफ वैदिक एज, मतलब हमें वैदिक एज का पता कहाँ से चलता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमें पता कहाँ से चलता है, तो एक तो अपने जो फोर वेदास हैं, कौन कौन से, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. ठीक है, इनसे पता चलता है. ठीक है, इसके अलावा हमें ब्राह्मणास से पता चलता है. अब ब्राह्मणास क्या है, ब्राह्मणास ऐसे लेख हैं, मतलब ऐसे बुक्स हैं जिसमें रिवाजों के बारे में एंड सेरेमनीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, अरण्य अरण्यकाश से पता चलता है. अरण्यकाश क्या है, फॉरेस्ट बुक्स हैं. ठीक है, बेसिकली अरण्यकाश एक ऐसी किताबें हैं जो जंगल में बैठकर लिखी गई थी और ये बात करती हैं किस चीज़ की, फिलॉसफी की और मेडिटेशन की. ठीक है, उपनिषद्स, उपनिषद्स क्या होते हैं, उपनिषद्स आपके फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं. ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं डेथ की, लाइफ की, सोल की, ये सारी बातें किसमें हैं आपकी, उपनिषद्स में. ठीक है, इसके अलावा इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यहीं तक बहुत है. नेक्स्ट, ये तो थे लिटरली सोर्सेस. लिटरली सोर्सेस का मतलब होता है जो कुछ लिखा गया हो. ठीक है, किताबें वगैरह. बात करें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की, मतलब जो वहाँ से ढूंढने पर मिला है, फाइंडिंग्स मिली हैं बेसिकली. ठीक है, तो पहला आ जाता है आपका पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, मतलब एक तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं. ठीक है, उसके बाद आयरन टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, और ये किस में यूज़ होते थे, आपके लेटर वैदिक पीरियड में यूज़ होते थे. जो आपका ये आयरन आया है ना बेसिकली, जो आपका लोहा है, ये 1950 BCE के अराउंड, मतलब एग्जिस्टेंस में आया है. ठीक है, तो मिला है, तो फिर इसको हम लेटर वैदिक पीरियड में काउंट करते हैं कि भाई आयरन की खोज कब हुई थी, लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी. ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ बसे आर्यंस इंडिया में आके. अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, तो जो आर्यंस थे वो सप्त सिंधु वाले रीजन में सेटल हुए थे. सप्त सिंधु, सप्त मतलब सात, सिंधु मतलब रिवर्स. ठीक है, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, जो कि पंजाब को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पंजाब पहले कौन सा था, पाकिस्तान वाला पार्ट भी पंजाब में था और इंडिया वाला पार्ट भी पंजाब में था. ठीक है, तो फिर पंजाब को कंसिडर किया जाता था लैंड ऑफ सेवन रिवर्स. अब ये सेवन रिवर्स है कौन कौन सी, एक छोटे से ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे. आपको याद रखना है सबर, सी, जे, आई. ठीक है, सबर, सी, जे, आई. अब यहाँ पे इसको डिकोड कर लेते हैं. ठीक है, एस से आ जाएगा आपका सतलुज, बी से आएगा ब्यास, आर से आ जाएगा रावी, सी से आ जाएगा चेनाब, जे से आ जाएगा झेलम, आई से आ जाएगा इंडस, और सबसे नीचे थी आपकी सरस्वती. ठीक है, तो ये आपकी सेवन सेवन रिवर्स हैं. अब बात करें लेटर वैदिक पीरियड में. अर्ली वैदिक पीरियड में तो हमने बोल दिया कि भाई सप्त सिंधु में सेटल हुए थे, पंजाब वाले एरिया में. ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग पंजाब, अगर यहाँ पंजाब है तो यहाँ से शिफ्ट होना आगे शुरू कर दिया, कहाँ पे, यूपी बिहार की साइड. ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस वाले रीजन को आपका गंगा यमुना का दोआब. ठीक है, अब ये इतना जल्दी एक्सपैंड कैसे कर रहे थे, तो यार आयरन की खोज हो गई.
ठीक है। अब आयरन लोहा आ गया तो फिर फॉरेस्ट को क्लियर करना इजी हो गया, तो फिर ये अपना जो लैंड एरिया था उसको बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है। चलो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो बेसिकली जो लोग थे वो ट्राइब्स में ऑर्गेनाइज हो रखे थे। ठीक है। मतलब एक कबीला, दूसरा कबीला, और इन कबीलों को बोलते थे जनाज। जनाज। अब अगर ये एक कबीला है तो जो इसका हेड होगा उसको राजा बोलते थे या फिर चीफ बोलते थे। अब चीफ का मतलब, राजा का मतलब ये नहीं होता कि किंग, नहीं। इसका मतलब था कि इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन जनाज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब आगे आज के टाइम में मतलब बेसिकली हमने राजा का यही सुना है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। बट अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। बेसिकली ये राजा है, नेक्स्ट राजा कौन बनेगा उसके लिए इलेक्शंस होते थे, मतलब लोग वोट करते थे। ठीक है। तो मोनार्की नहीं थी, हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी, किंग्स को इलेक्ट किया जाता था। ठीक है। हेरिडिटरी मोनार्की का मतलब है राजा का बेटा राजा, पर ऐसा नहीं था। किंग्स वर इलेक्टेड, मतलब वोट किए जाते थे। ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट असेंबलीज होती थी। एक होती थी सभा, सभा का मतलब होता था जिसमें बड़े लोग होते थे, एल्डर्स मतलब बुजुर्ग। ठीक है। दूसरी थी समिति, समिति मतलब इसमें आम जनता भी हो सकती थी, सारे लोग हो सकते थे, विमेन भी हो सकती थी। ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में जो ये जनाज थे ना, ये जनाज टर्न होने लगे किस में, किंगडम्स में। ठीक है। मतलब अब साम्राज्य बनने लगे थे। ठीक है। अब राजा का बेटा राजा बनने लगा था, हेरिडिटरी हो गया था। यहाँ पे हमने देखा था कि भाई ये राजा जो चीफ था इसका काम प्रोटेक्ट करना था। पर अब जो ये चीफ था ये पावरफुल हो गया था, अब ये किंग की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है। और थोड़े और रीति रिवाज आ गए थे, जैसा कि राजा सुआ या फिर अश्वमेधा। अश्वमेधा तो आपने सुना होगा बहुत, कि हाँ घोड़े वाली रेस होती थी, वो वाली चीज़। और राजा सुआ क्या होता है बेसिकली, मतलब जो राजा है वो सेक्रीफाइसेस करेगा, ठीक है, दान वगैरह करेगा, ये सब ऐसे रिवाज परफॉर्म किए जाने लगे थे। ठीक है। अब सभा और समिति की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होने लगी थी। ठीक है। चलो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़े। इकोनॉमिक लाइफ अर्ली वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो आपकी इकोनॉमी थी वो किस पे बेस थी, पेस्टोरलिज्म पे, मतलब जो आपके चराह गाह होते हैं, चरागाह। ठीक है। बेसिकली कैटल बेस्ड इकोनॉमी थी, पशुओं के उस पे सब कुछ चलता था बेसिकली। ठीक है। जिसके पास पशु हैं जितने ज़्यादा वो उतना रिच, ये था बेसिकली। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रेजेंट था, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कैटल थी। ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी आपकी एग्रीकल्चर था। ठीक है। कोई करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम प्रेजेंट था, मतलब अगर आपको मुझसे कुछ खरीदना है तो आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको बदले में धान दे देता हूँ। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम। उसके बाद आ जाता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में टॉप प्रायोरिटी पे आपका क्या आ गया था, एग्रीकल्चर आ गया था। ठीक है। अब 1950s के अराउंड आयरन भी आ गया था यूज़ में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन और ज़्यादा होता जा रहा था। ठीक है। आयरन को बोलते थे कृष्णा अयास। कृष्णा अयास का मतलब होता है ब्लैक मेटल। ठीक है। इस टाइम पे ट्रेड और आर्टिसनशिप भी ज़्यादा होने लग गई थी। आर्टिसनशिप का मतलब समझ रहे हो, जैसे मतलब आर्टिस्ट वगैरह आ गए थे। ठीक है। मेटल्स, कौन कौन सी मेटल यूज में आ गई थी, गोल्ड। गोल्ड को बोलते थे निष्का। अब ये जो गोल्ड था ना इसको करेंसी की तरह यूज किया जाता था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कोई करेंसी नहीं थी, पर यहाँ पे अब करेंसी आ गई थी। ठीक है। सतमाना, इसको भी करेंसी की तरह यूज किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर की। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें तो सोसाइटी वॉज रिलेटिवली इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है ऑल आर इक्वल। ठीक है। वर्णा सिस्टम था, मतलब सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स होते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रा। पर ये किसके बेस पे था, ये ऑक्यूपेशन के बेस पे था। ठीक है। मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, पर जो मेरा आगे को बच्चा है वो वॉरियर है। ठीक है।
तो मेरा वर्ण कौन सा होगा? ब्राह्मण। मेरे बच्चे का वर्ण कौन सा होगा? क्षत्रिय। ठीक है। तो ये चीज़ होती थी, मतलब जिसका जैसा काम उसका वैसा वर्ण। क्लियर इतना? वुमेन की रिस्पेक्ट की जाती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, उनको एजुकेशन दी जाती थी, और जो ये सभा और समिति थी, सभा समिति, वीमेन के पास राइट था कि वो उसको अटेंड कर सकती थी। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, अब जो सोसाइटी थी ना वो लेटर वैदिक पीरियड में वो हायरार्किकल बन गई थी बेसिकली, कि भाई मतलब मेंस ऊपर आ जाएंगे, विमेन नीचे आएंगी, ऐसे करके। ठीक है। और जो वर्णा था वो हेरिडिटरी बन गया था, मतलब अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा बच्चा ब्राह्मण, ठीक है, मैं शूद्रा हूँ तो मेरा बच्चा शूद्रा, ये वाली चीज़। ठीक है। जो गोत्र का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हो गया था। गोत्र आज के टाइम में आपने सुना होगा, रघुवंशी, सूर्यवंशी वगैरह वगैरह। ठीक है। इसको क्लैन बोलते हैं। विमेंस की जो पोजीशन थी वो बेकार हो चुकी थी, गिर गई थी बेसिकली। अब ना ही विमेंस को एजुकेशन का एक्सेस था, और ना ही वो रिचुअल्स मतलब रीति रिवाजों में पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक है। क्लियर? चाइल्ड मैरिज भी शुरू हो गई थी। तो चाइल्ड मैरिज कब शुरू हुई? लेटर वैदिक पीरियड में। क्लियर? रिलीजन एंड बिलीफ की बात कर लेते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में पोलिथिस्टिक थे लोग, मतलब मैनी गॉड्स में बिलीव करते थे। मैनी गॉड्स कौन कौन से? बेसिकली जो नेचर के गॉड होते हैं, इंद्रा, इंद्रा को माना जाता था वॉर गॉड, अग्नि को फायर, वरुणा को कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर का मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि यूनिवर्स में जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, कुछ बिगड़ना या कोई बनना, ये चीज़ें। ठीक है। सेक्रीफाइसेस वर सिंपल, मतलब यजनाज कैसे होते थे? सिंपल होते थे। और यजनाज का मेन मकसद क्या होता था? कि हमें भगवान को खुश करना है, प्लीज करना है। ठीक है। ना ही कोई मूर्ति पूजा होती थी और ना ही कोई मंदिर में पूजा होती थी। अब लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं। जो रिलीजन था ना वो रिचुअलिस्टिक बन गया था। ठीक है। और ब्राह्मण्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब क्या है कि अब धर्म में रीति रिवाज आ गए थे, और उन रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है। अब नए भगवान आ गए थे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि नेचर गॉड थे सिर्फ इंदिरा, अग्नि, वरुणा। यहाँ पे नए भगवान आ गए थे, जैसे कि प्रजापति। प्रजापति का मतलब था क्रिएटर, रुद्रा का मतलब डिस्ट्रॉयर, विष्णु का मतलब प्रोटेक्टर। ठीक है। उपनिषद आ गए थे। ठीक है। उपनिषद में क्या क्या किस किस के बारे में बात करते हैं हम? सोल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कर्मा के बारे में, रीबर्थ के बारे में, मोक्ष के बारे में। ठीक है। बाकी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस पर। एजुकेशन एंड लिटरेचर की बात करें, अब देखो, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड दोनों में जो एजुकेशन की लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता है? बच्चे और टीचर साथ में रहते हैं। ठीक है। फोकस था किस चीज़ पे? याद करने पे और ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज पे, मतलब बोल कर नॉलेज को दिया जाता था, कोई किताबें नहीं थी। ठीक है। नॉलेज में क्या क्या दिया जाता था? हाइम्स, मंत्र, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं। अर्ली वैदिक एज में मोस्टली आपका स्टोन और कॉपर का यूज होता था। ठीक है। लेटर वैदिक में आयरन यूज होने लगा। पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, ये आई एग्जिस्टेंस में। ठीक है। समझ इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो आप? पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है। मतलब बेसिकली अब उन पे हल्का फुल्का कलर होने लगा था। ठीक है। ऑक्यूपेशंस लाइक कारपेंट्री, वेविंग, मेटलर्जी, ये सब एग्जिस्टेंस में आए। मेटलर्जी का मतलब होता है बेसिकली जब हम मेटल की स्टडी करते हैं, मेटल की स्टडी। वेविंग का मतलब पता होगा, बुनना। और कारपेंट्री पता है सभी को। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं जो इस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थी। एक होता था रटा, RTA। ठीक है। इसका मतलब होता था कॉस्मिक ऑर्डर। धर्मा, धर्मा का मतलब होता था ड्यूटी, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। आश्रमा, आश्रमा की मतलब आश्रम, आश्रम की 4 स्टेजेस मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था बेसिकली कि 0 से लेके जो आपकी 25 की एज है उसमें आपको ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना चाहिए। ठीक है। फिर आपका 25 से लेके 50 तक की एज है, उसमें आपको गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए। ठीक है। 50 से 75 की जो एज है उसमें आपको वन प्रस्था जीवन अपनाना चाहिए।
और 75 से 100 तक की एज में आपको संन्यास जीवन अपनाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, गोत्रा का मतलब था लिनेज सिस्टम। ठीक है। निष्का का मतलब था, निष्का बेसिकली गोल्ड वाली करेंसी को बोलते थे, गोल्ड कॉइन को क्या बोलेंगे हम, निष्का। ठीक है। यजना, यजना का मतलब जो भी आपके रीति रिवाज होते थे उसको यजनास बोलते थे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। कंक्लूजन में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू विद इट। ठीक है। बाकी एक बार हम अपने वेदास वगैरह को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि किस वेद में क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पीडीएफ में ऐड नहीं किया है। ठीक है। पहली चीज़ तो जो आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडस रिवर थी उसका ऋग्वेदिक नाम था सिंधु। ठीक है। झेलम रिवर का ऋग्वेदिक नाम था वितास्ता। याद रखो, इंडस सिंधु थी, ये तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। झेलम वितास्ता कैसे याद रखेंगे कि जो झेल जिस पे बीतती है ना, मतलब हम बोलते नहीं यार, जिस पे बीतती है वही बंदा झेलता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। चेनाब, चेनाब ऐसे याद रखना कि यार 80 तो ना नाव में जाएंगे, तो 80 नाव में जाएंगे। ठीक है। चेनाब का क्या था, अस्किनी। रावी, अब रावी किसका नाम है, रवि एक पुरुष का नाम होता है, तो याद रखना पुरुषनी। ठीक है। ब्यास, ब्यास का ऐसे याद हो जाएगा विपासा, विपासा। ठीक है। सतलुज, सुतलिज, सुतलिज, सुतलिज का भी याद रह सकता है ऐसी, सुतुद्री, ऐसे ही है ना दोनों। ठीक है। गोमती, गोमती का याद रखना गोमल। ठीक है। फिर आ जाता है आपका कुर्रम रिवर, कुर्रम रिवर का नाम भी याद रह सकता है क्रुमु, इजी है। घग्गर, घग्गर रिवर का ऋग्वेदिक नाम आ जाएगा आपका दृषडवती। अगर यार एक चीज याद रखना, दृषडवती, वती मतलब लड़की, दृषड, दृषद से याद रख लो कि किसी का नाम दीक्षा है ना, दीक्षा एक लड़की है, तो उसने क्या डाल रखा है, घाघर, घाघरा डाल रखा है। ठीक है। तो घग्गर से आ जाएगा आपका दृषडवती। काबुल, काबुल से आ जाएगा आपका कुभा। और लास्ट आ जाता है आपका गंडक, गंडक से आ जाएगा आपका सदानीर। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया। चलो, अब अपने 4 वेदास के बारे में देख लेते हैं एक बार। पहला आ जाता है आपका ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का मतलब क्या है, ऋग्वेदा का मतलब है प्रेज या फिर नॉलेज। ठीक है। अब ऋग्वेदा में है क्या, ऋग्वेदा में ऐसे हाइम्स है, ऐसे मंत्र हैं जो भगवान की तारीफ में लिखे गए हैं, प्रेज ऑफ गॉड। ठीक है। कितने मंत्र है इसमें, 1028 हाइम्स है, इतने मंत्र हैं। और ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है। ये लिखा कब गया, अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था ये। ठीक है, 1500 BCE में ही। क्लियर। सेकंड आ जाते हैं अपने सामवेदा पे। अब सामवेदा का मतलब क्या है, मेलोडी, मेलोडी जैसे धुन होती है ना वैसी। अब जो ऋग्वेद में मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है, उनको गाना, उनको संग करना, सिंग करना, कब सिंग करना, ड्यूरिंग रिचुअल्स, रिवाजों के टाइम पे उनको सिंग करना। ठीक है। जो इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है उसमें ये यूज़ होते हैं। बेसिकली इसमें 7 धुन्स हैं। ठीक है, 7 मेलोडीज हैं। थर्ड बात कर लेते हैं अपनी, थर्ड आ जाएगा अपना यजुर्वेदा। अब यजुर्वेदा का मतलब क्या है, रिचुअल्स। ठीक है। अब इसमें ना प्रोसीजर दिए गए हैं। ठीक है, प्रोसीजर दिए गए हैं कि भाई हम किस यज्ञ को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अगर जन्म उपरांत कोई यज्ञ होता है तो उसको परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या है, मरणोपरांत कोई यज्ञ होता है तो उसको परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या है, ये सब कहाँ दिया है आपका, यजुर्वेदा में। ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा आपका अथर्ववेदा। अब अथर्ववेदा का मतलब क्या होता है, मैजिक। तो बेसिकली इसमें ना चार्म्स, स्पेल्स, मतलब बेसिकली जो आपके मंत्र वगैरह होते हैं, मेडिसिन्स, ठीक है,
एवरीडे प्रेयर्स, ये सब इसमें दिया गया है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अब आपके, देखो एक दो चीज़ें आएंगी आपको। पहली ये कि कुछ अदर रिलीजियस टेक्स्ट भी थे, जैसे कि आपका ब्राह्मणास था, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि भाई ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे, ये एक इस तरह का टेक्स्ट है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे किसी रिवाज को या सेरेमनी को परफॉर्म करना है वेदास के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हमने ऊपर एक अरण्यकास देखा था, वो फॉरेस्ट बुक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। उपनिषद देखा था, किसके बारे में बात करता है वो बता दिया। उपनिषद में इतना याद रख लो, उपनिषद में जो मैंने ऊपर नहीं बताया आपको, इसमें ना 108 बुक्स हैं, ठीक है। और एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से ही हमारा जो सत्यमेव जयते है, नेशनल सेंटेंस सत्यमेव जयते, ये लिया गया है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। उसके बाद पुराणास के बारे में पढ़ लेते हैं। पुराणास क्या होते हैं? टोटल है हमारे 18 पुराणास, ठीक है। बेसिकली देखो, जो आपके वेदास है ना, उसमें जो लैंग्वेज है वो कॉमन लोगों के लिए समझना आसान नहीं है। तो पुराणास में जो आपकी लैंग्वेज दी गई है वो इस अकॉर्डिंग दी गई है कि कॉमन पीपल भी उसको समझ सके, ठीक है। फिर बात आ जाती है आपकी मत्स्य पुराण की। मत्स्य पुराण इसी में से ही एक पुराण है। इसमें लॉर्ड विष्णु, जो आपके लॉर्ड विष्णु हैं, इनके 10 इनकारनेशंस, मतलब इनके 10 अवतारों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये थे आपके वेदास। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।